तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की पीवाईक्यू सीरीज नंबर 8। जैसा कि आपको पता है, हमने एमपी टेट वर्ग 3 के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कराते हुए आपके लिए लेकर के आते हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि आपका कोई इसमें करंट अफेयर तो आ नहीं रही है कि कुछ नया चीज़ इसमें पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन हो गया, सीडीपी हो गया, ये सारे जो पहले के क्वेश्चन होते हैं वही बार-बार रिपीट होते रहते हैं। तो 2022 में इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो 2022 जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन, एमपी टेट में जो क्वेश्चन आए हैं वर्ग 2 में उसके क्वेश्चन और आपके 2018 के क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को मिक्स करके हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह लेकर के आते हैं। तो इसको भी अगर आप करते रहेंगे तो भी आप आराम से क्वालीफाई कर जाएँगे। जनरल वालों के आराम से 90 नंबर आ जाएँगे और आरक्षित वालों के आराम से 75 नंबर आ जाएँगे, आराम से आप क्वालीफाई कर जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन-सा है। नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, जिससे कि डेली आपके पास में ये वीडियो पहुँचती रहे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि आपके कितने नंबर आए इस वाली टेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इनमें से आपको ये बताना है कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, जो हरित गृह प्रभाव है, इनमें से कौन सी गैस जो है वो उसमें भाग लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारी की सारी गैसें जो हैं वो आपके हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है भाग लेती हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन पर प्रभाव डालती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया आपका, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और जलवाष्प ओजोन, ये सारी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव में इफेक्ट डालती हैं। तो इन गैसों के नाम आपको याद रखना है और जलवाष्प को भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी गैसें गैसें याद रह जाती हैं, लेकिन ये जलवाष्प जो है वो अलग है। तो ये जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभाव डालता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसमें पृथ्वी की कल्याण के लिए, मतलब कि आप वृक्षों को मत काटिए, ठीक है, नदियों पर ध्यान दीजिए। तो पृथ्वी के कल्याण के लिए, वायुमंडल के कल्याण के लिए इस जो है 22 अप्रैल को चर्चा की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए। 22 अप्रैल 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस के रूप में घोषित किया था। तो डेट याद रखिएगा, 22 अप्रैल 2009 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय घटना से संबंधित है, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है, इनमें से कौन सी गैस उसमें हिस्सा लेती है। चलिए देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो SO2 है वो अम्लीय वर्षा में भाग लेती है। अब अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितनी होती है, आइए देख लेते हैं। जो सामान्यतः वर्षा जल होता है उसकी पीएच वैल्यू 5.6 होती है, लेकिन अगर अम्लीय वर्षा होगी तो उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम जब 5.6 से कम हो जाती है पीएच वैल्यू, तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन कौन भाग लेता है तो वो देख लीजिए। तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 ऑक्सीकरण के बाद जलवाष्प और सूर्य प्रकाश के साथ प्रक्रिया करके अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। तो SO2 और NO2 ये दोनों गैसें मिल करके अम्ल वर्षा करवाती हैं। दोनों गैसों का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस सम्मेलन से है। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध से, जलवायु परिवर्तन से, कर आश्रय से, सीमा और आतंकवाद से। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बस आपको इतना याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यही आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह को गर्म करने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, लगातार जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसको आप, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया को हम कहते क्या है उसे, वन प्रभाव, गर्म ग्रह प्रभाव, रेगिस्तान प्रभाव या फिर हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे हम हरित गृह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
और गैसों के बारे में बता चुके हैं। ये सारी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्य करती हैं। देखिए, वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली गर्मी को रोकते हैं, जिससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, वायु प्रदूषण का एक रूप धूम्र कोहरा जिसे हम स्मॉग कहते हैं बनाने के लिए कौन से शब्द संयोजित किए जाते हैं? इनमें से कौन से दो शब्द मिल करके स्मॉग शब्द का निर्माण करते हैं? स्मीयर और फ्लॉग, स्मोक और फ्लॉग, स्मोच और फॉग या फिर स्मोक और बोग? सही आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मोक और फॉग। ये दोनों शब्द मिल करके स्मॉग का निर्माण करते हैं। देखिए, स्मोक और फॉग मिल करके जो है आपका स्मॉग और फॉग मिल करके स्मॉग का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो स्मॉक होता है, स्मॉक प्लस फॉग इक्वल टू स्मॉग। और ये एक तरह का आपका कोहरा होता है। कहते नहीं भाई आज तो बड़ा स्मॉग है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एक तरह का कोहरा होता है। अब इस प्रकार के कोहरे में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लीजिए। यह एक प्रकार का कोहरा होता है जिसमें धुएं के कण, धूल और गैसों का मिश्रण होता है जो सांस लेने में मुश्किल पैदा करता है। और ये जो स्मॉग है ये सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाया जाता है। दिल्ली में अगर आप चले जाएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर धूल और धुएं के कण मिल करके गैसों का निर्माण करते हैं और स्मॉग का निर्माण करते हैं। धुंध छा जाती है चारों तरफ। देखिए अगला, ओजोन में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? अब अगर आपको ओजोन का सूत्र याद होगा तो आप आराम से बता देंगे, 2, 3, 0 या फिर 4। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 3 परमाणु ओजोन में शामिल होते हैं। देखिए, अब ओजोन के बारे में बता देते हैं आपको। ओजोन एक परत है जो पृथ्वी के समताप मंडल में, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। यह ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। तो जो आपका ओजोन है ये त्रिऑक्सीजन रासायनिक सूत्र है, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन पाए जाते हैं और इसका रासायनिक सूत्र O3 हो जाता है और ये ऑक्सीजन का अपर रूप है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कोयला आपका कार्बन का अपरूप है, वैसे ही ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना भाई और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? अब आगे आपको बताएंगे नवीकरणीय स्रोत और गैर नवीकरणीय स्रोत होते क्या है। पहले ऑप्शन देख लें, कोयला, पेट्रोल, सीएनजी या फिर समुद्री जार। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर नवीकरणीय स्रोत की बात कर रहे हैं। अब नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय स्रोत ऐसे हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी नवीन से याद रखिए, इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गैर नवीकरणीय स्रोत ऐसे हैं जो एक बार समाप्त हो जाएंगे तो वो दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कोयला अगर समाप्त हो गया तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। कोयले को बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं तब कोयला बनता है। पेट्रोल समाप्त हो गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। सीएनजी समाप्त हो गई तो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन जो समुद्री ज्वार होता है, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है, ये लगातार आता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा जब तक पृथ्वी है, जब तक चंद्रमा है। चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। देखिए, यही यहाँ पर एग्जाम वो दिया है आपकी परिभाषा। नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं और बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। ज्वारी ऊर्जा होती है, ज्वार की वजह से जब बिजली का निर्माण करते हैं तो ज्वारी ऊर्जा उसे हम कहते हैं, तो वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। गैर नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो एक बार समाप्त हो गए तो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यहाँ पर कल कमेंट देखा था तो कमेंट में बोला गया था कि सर सीडीपी की क्लास डेली ले आइए और जो है अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी भी ले आइए। तो हम पेडागोजी की क्लास अलग से ले आएंगे। अब डेली 2 क्लास डालेंगे, जिसमें एक जो है आपकी पेडागोजी हुआ करेगी, हिंदी की पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी एक साथ कर देंगे, या फिर आपकी पर्यावरण की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी एक साथ में कर देंगे। तो एक क्लास पेडागोजी की ले आएंगे और एक क्लास आपका सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। डेली क्लासेज आती रहेंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समतापी प्राणी है? कबूतर, मगरमच्छ, मेढक या फिर मछली? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो कबूतर है वह एक समतापी प्राणी है। अब ये समतापी प्राणी क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। समतापी प्राणियों के वर्ग को हम एविस वर्ग कहते हैं। तो एविस वर्ग पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है जो समतापी होते हैं। यह ऐसे प्राणी हैं जो शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखने में सक्षम रहते हैं, यानी उनका उनका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है। अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इतना ही रहेगा, उनका फिक्स रहता है, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे पक्षियों को हम समतापी पक्षी कहते हैं और ऐसे वर्ग को एविस वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए।
देखिए, ये आपका पेडागॉजी पर्यावरण पेडागॉजी का प्रश्न है। पर्यावरण के शिक्षक गौतम चाहते हैं कि उनके छात्र एक सक्रिय विद्यार्थी बने, इसलिए उन्हें किस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए? सक्रिय विद्यार्थी के रूप में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऐसा छात्र जो ध्यान लगा करके, मन लगा करके पढ़ता है, उसे हम सक्रिय छात्र कहते हैं। देखिए, अवलोकन करना चाहिए, प्रायोगिक गतिविधियाँ करनी चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये सारे कार्य करने चाहिए। उनको अवलोकन का मतलब है देखना चाहिए कि वो छात्र सही रूप से कार्य कर रहा है, ध्यान लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। प्रायोगिक गतिविधियाँ करवानी चाहिए, यानी प्रयोगशाला में गतिविधियाँ करवानी चाहिए, अन्वेषण करवाना चाहिए, नई-नई खोजों के बारे में बताना चाहिए। तो ये सारे कार्य अगर गौतम जी करेंगे तो उनके जो विद्यार्थी हैं वो सक्रिय विद्यार्थी के रूप में कार्य करेंगे। देखिए, एक सक्रिय शिक्षार्थी वह है जो दिए गए कार्य में भाग लेकर चीज़ों को अच्छे से सीखता है, उसे हम सक्रिय शिक्षार्थी कहते हैं। अगला देखिए, ये भी आपका पेडागॉजी का ही है। एनसीएफ किसकी सिफारिश नहीं करता? जो एनसीएफ है, वो किसकी सिफारिश नहीं करता है? समूह में सीखना, मित्र शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी किताबी सीख व याद रखना। अब यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया, जहाँ पर भी आपको याद रखना, रट्टा मारना, ये सारी चीज़ें आए तो ये नेगेटिव आपके ऑप्शन होते हैं, तुरंत इनको गलत कर देना है और गलत ही आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब एनसीएफ के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, याद रखना एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2005 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। एनसीएफ के अनुसार पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्रियों में स्थानीय ज्ञान और पारस्परिक कौशल शामिल होना चाहिए। उन्हें रट्टा सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ पर पेडागॉजी के बीच में हमने ले लिए हैं। उसके बाद फिर से सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो जाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 12, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्षिक स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? अगर किसी स्थान से किसी स्थान के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, उसकी दिशा निकालनी है, तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? देखिए, दिशात्मक कौशल, मानचित्रण कौशल, स्थिति कौशल या फिर ग्राफिक कौशल। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे जो जिसके पास में ये क्षमता होती है, उसे हम मानचित्रण कौशल कहते हैं। मानचित्र का मतलब है मैप। मैप में ही तो आप बताते हैं ये देश जो है वो इस दिशा के में स्थित है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित है, यहाँ पर चैनल स्थित है, तो ये मानचित्र का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को हम मानचित्र कौशल कहते हैं। देखिए, एक मानचित्रण एक सपाट सतह पर खींचे गए एक क्षेत्र का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। मानचित्रण कौशल से तात्पर्य स्थानिक संबंध और भौगोलिक सूचनाओं को देखने के कार्य से है। यानी भौगोलिक जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनको अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो उसे हम मानचित्रण कौशल कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, काली मृदा किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? चना, गेहूं, कपास या फिर धान? सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। डी नहीं होगा इसका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा कपास। डी तो भाई धान, वहाँ पर ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, कपास के लिए, ठीक है। देखिए, काली मिट्टी को लवड़ी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी रंग में काली और लवड़ी चट्टानों से समृद्ध होती है। सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं और इसमें उगने वाली फसल कौन कौन सी है? कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, बाजरा है। ये सारी जो फसलें हैं वो काली मिट्टी में उपजाई जाती हैं। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा है, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? तो वो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं सूखने के बाद? तो वो आपकी काली मिट्टी है। तो ये सारे प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो हम आपको बता देते हैं। इनमें से प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, अगला प्रश्न, प्लास्टिक कचरे से सड़कों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया, तथागत राय, राजगोपाल वासुदेवन या फिर मुनिरत्न आनंद कृष्णन? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगोपाल वासुदेवन। देखिए, राजगोपाल वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग करके टिकाऊ सड़क बनाने का रास्ता खोज लिया था। प्लास्टिक जो आप फेंक देते हैं, जो पॉलीथीन्स होती हैं, इनको फेंक देते हैं, तो इन्हीं पॉलीथीन्स को इकट्ठा करके इन्होंने जो है टिकाऊ सड़क का निर्माण किया था। इसलिए इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव ईंधन सामग्री का उदाहरण नहीं है? देखिए, लकड़ी, पशु अपशिष्ट, कोयला या फिर कचरा, कौन सा जैव ईंधन नहीं है? तो इसमें आपको एक ही जो है वो आपको अलग दिख रहा होगा, वो है आपका कोयला, ठीक है। और जो जैव ईंधन होते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, यानी उनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कोयला यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब ईंधन का एक प्रकार, मतलब जो जैव ईंधन है, ये जैव ईंधन जो है वो एक प्रकार का ईंधन है जो जैविक पदार्थों से विकसित होता है। जैविक पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे आपका लकड़ी हो गया, पशु के अपशिष्ट हो गए, गोबर हो गया, कहते हैं नहीं जैविक खाद डाल रहे हैं, यानी गोबर अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो उन्हें हम जैविक ईंधन कहते हैं। कचरा से भी जैविक ईंधन बनता है, लेकिन कोयला जो है वो जैविक ईंधन में काउंट नहीं किया जाता है।
देखिए कौन कौन से होते हैं, तो रद्दी लकड़ी, वन, मलबे, कुछ फसलें, खाद और विभिन्न प्रकार के अवशेष जो हैं वो जैव ईंधन बनाने वाली सामग्रियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल से पूछ लिया है। बिहार कितने राज्यों से भूमिबद्ध है? 3, 8, 5 और 2। आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 राज्यों से भूमिबद्ध है बिहार, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए। तो 3 राज्य और एक देश से घिरा हुआ है, कौन? बिहार। यह पूरी तरह से भूमिबद्ध राज्य है। दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब पश्चिम में बंगाल और उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है, कौन? बिहार। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बिहार कौन-कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? बिहार कौन से देश से बॉर्डर शेयर करता है? तो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए, अब आप कह रहे होंगे सर ये तो आपका भूगोल का प्रश्न है, इसको क्यों पर्यावरण में ले लिया? तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि पर्यावरण में क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें सीखनी रहती हैं। देखिए, तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 और 5वीं की किन अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है? यानी कि क्या-क्या चीज़ें कक्षा तीसरी और 5वीं में पर्यावरण में पढ़ाई जाती हैं? आइए देख लेते हैं। विज्ञान और गृह विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण और गणित। तो प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको पर्यावरण में पढ़ने मिलती हैं। पहली बात तो गणित तो मिलेगा ही नहीं, पर्यावरण में गणित क्या करेगा, ठीक है? गृह विज्ञान भी नहीं मिलेगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, ये तीनों चीज़ें मिल कर के पर्यावरण अध्ययन का कार्य करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, यही आप पढ़ते होंगे अगर आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो। देखिए, कक्षा 3 और 5वीं के लिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को समग्र रूप से एकत्रित करता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 18। पर्यावरण अध्ययन कक्ष में वाद विवाद किसमें सहायता करता है? ये आपका पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न है। अनुशासन बनाए रखने में, याद करने की दोहराव प्रक्रिया में बिल्कुल गलत हो जाएगा। विभिन्न दृष्टिकोण से किसी भी मुद्दे को देखने में। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक को कभी भी आराम नहीं करवाना है। जहाँ पर भी ये आए कि शिक्षक को आराम करना है, शिक्षक का बोझ कम करना है, ठीक है, शिक्षक को फ्री करना है, तो ऐसे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, अनुशासन बनाए रखने में और ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अब जितना भी बहस करेंगे मतलब जितने भी शिक्षार्थी आपस में बहस करेंगे तो नई-नई चीज़ें खोजेंगे। मतलब कोई शिक्षार्थी कुछ बता रहा है, कोई शिक्षार्थी कुछ बता रहा है, तो ये आपस में नई-नई चीज़ों का वहाँ पर न जो है निर्माण होता है, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब एक शिक्षक बहस को सीखने के ढाँचे के रूप में उपयोग करता है, तो वह विभिन्न कोणों से किसी भी मुद्दे पर छात्रों को देखने, इकट्ठा करने, सहयोग सीखने, संलग्न होने में मदद करता है। थोड़ा-सा क्रिटिकल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दें कि अगर 4 बच्चे मिल कर के बहस कर रहे हैं किसी बात पर, पढ़ाई पर, ऐसा नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पर बहस कर रहे हैं, तो सब अपने ज्ञानों को आपस में बाँटते हैं। मान लीजिए इसको कोई चीज़ पता है, दिल्ली भैया भारत की राजधानी है, तो इसको ये पता है कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है? इसको ये पता है कि लाल किला भी दिल्ली में है, तो ये सारी चीज़ें आपस में जो है कंट्रीब्यूट हो जाती हैं, एक-दूसरे से चीज़ों को ज्ञान बढ़ता है, एक-दूसरे जब आपस में बहस करते हैं पढ़ाई को लेकर के। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस मतभेद को छोड़कर सभी मतभेद से निपटने की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा ऐसा मतभेद है जिसको कक्षा में सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी को सॉल्व किया जा सकता है? आंसर देखें, भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति या फिर धर्म। तो अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे को आपको समझाना है, तो आप भाषा के बारे में आपको समझाना ही पड़ेगा। ब उसकी भाषा वाले की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे समझा सकते हैं, उसको उसका जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर भाषा को लेकर के कोई मतभेद है, तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। संस्कृति को लेकर के कोई मतभेद है, तो भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। धर्म को लेकर के कोई मतभेद है, तो भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं भैया हिंदू धर्म भी अच्छा है, मुस्लिम धर्म भी अच्छा है, सारे धर्म अच्छे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति में आप उसका सहयोग नहीं कर सकते। आप क्या पैसे सबको बाँटने लगेंगे? अगर कोई आपके पास कह रहा है करके, सर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ₹500 दे दीजिए, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। यानी कि जो आर्थिक स्थिति का मतभेद होता है, उसे शिक्षक जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता है, और यही आपसे पूछा गया है कि किस मतभेद को छोड़ कर के सभी मतभेद से निपटने की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक स्थिति के जो मतभेद है उसको छोड़ कर के बाकी सभी मतभेद से आप निपट सकते हैं अपनी क्लास में। अगला देखिए, ये भी आपका भूगोल का प्रश्न हो जाएगा। हम्पी के स्मारक जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं, कहाँ पर ये स्थित है हम्पी के स्मारक? स्टैटिक जीके आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है हम्पी के स्मारक। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, कब इनको शामिल किया गया था यूनेस्को में।
और क्या-क्या इससे रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी किनारे, सबसे पहले याद रखना कौन सी नदी के किनारे हैं हम्पी के जो स्मारक है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बेल्लारी जिले में है। यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी थी वो यहाँ पर हुआ करती थी। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपए के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। याद रखना है आपको कि जो हम्पी के रथ हैं, अगर आप 50 रुपए का नोट देखेंगे तो उसके पीछे जो चित्र बना हुआ है वो हम्पी के रथों का ही चित्र बना हुआ है। अगला देखिए, इसे कब शामिल किया गया था? तो 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है? यानी कि नेगेटिव आपसे पूछा गया है, नहीं शब्द को ध्यान रखना। चलिए देख लेते हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करना, इसीलिए तो चालू ही की गई थी मध्याह्न भोजन योजना, जिससे कि सारे बच्चे स्कूल में आ सकें। बच्चों की संख्या को अवधारण करना, यानी बच्चों की संख्या को बढ़ाना, ये भी सही है। पोषण की स्थिति में सुधार लाना, ये भी सही है। पोषण की स्थिति मतलब बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी तो पोषण में सुधार होगा। स्कूलों में स्वच्छता बढ़ाना, तो स्वच्छता को लेकर के इसमें कोई बात नहीं की गई थी मध्याह्न भोजन योजना में। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हो जाएँगे। आइए देख लेते हैं। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को गर्म पके भोजन प्रदान करके स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और बने रहने की दरों को बढ़ाने के लिए एक मुख्य दृष्टिकोण के साथ में शुरू किया गया था कि बच्चे डेली स्कूल आएँ, बने रहें, स्कूल से बाहर नहीं जाएँ, मतलब कि स्कूल को छोड़ कर के नहीं जाएँ। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया था। देखिए अगला प्रश्न, लोक नृत्य लावड़ी किस राज्य के साथ में जुड़ा हुआ? स्टैटिक जीके का प्रश्न है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किस राज्य से जुड़ा है आपका लोक नृत्य लावड़ी? यानी लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो लावड़ी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीतों का संयोजन है जो विशेष रूप से तबले जैसे वादक यंत्रों पर किया जाता है। लावड़ी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जितने भी राजस्थान के लोक नृत्य हैं, जितने भी नृत्य राजस्थान में किए जाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करने हैं। देखते हैं आपको कितना स्टैटिक जीके याद है, राजस्थान के कितने नृत्य आपको याद हैं। अगला देखिए, खून की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? एनीमिया, पीलिया, मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर खून की कमी होती है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग हो गया है। देखिए, तो एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए आयरन युक्त चीज़ें जैसे कि पालक को खाने की सलाह दी जाती है। एनीमिया में क्या होता है कि जो आपका रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, वो आरबीसी बनना बंद हो जाती हैं। आरबीसी बनने में बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स गिर जाती है और खून की कमी शरीर में हो जाती है। आरबीसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पालक को खाने की सलाह दी जाती है, या फिर आयरन युक्त भोजन जो है उसको खाने की सलाह दी जाती है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये खोज से संबंधित 1 से 2 प्रश्न खोज वाले ज़रूर आते हैं। सारी खोजों को हम कवर कर लेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। आज लास्ट डेट है, फॉर्म ज़रूर भर देना भाई सब लोग। उम्मीद करते हैं सबने भर ही दिया होगा। अब आप लोग फ्री हो गए हैं, अब केवल तैयारी पर फोकस कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन, जेम्स चैडविक या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और अब बात कर लेते हैं न्यूटन की। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को दिया था, न्यूटन ने, ठीक है। सेब वाला आपको पूरा याद ही होगा, सेब गिरा था उनके सर पे, ठीक है। बाकी जो जेम्स चैडविक हैं, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका आखिरी प्रश्न होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आपको कि 25 में से आपके कितने प्रश्न बने हैं। सीएफसी जो ओजोन स्तर को प्रभावित करती है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सबसे ज़्यादा सीएफसी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कारखानों की मशीनों में, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में या फिर माइक्रोवेव में। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो घर के फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें सीएफसी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसीलिए कई बार कहा भी आता है कि भाई फ्रिज का उपयोग बंद कर दीजिए, मटके का पानी पीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन फ्रिज का उपयोग गर्मियों में कहाँ बंद कर पाते हैं ना। एक बार फ्रिज आ गई तो भैया आ गई, अब उसका पानी पियेंगे बढ़िया आराम से, ठीक है। तो देखिए, सीएफसी का अर्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सीएफसी का कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो सीएफसी का अर्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह रेफ्रिजरेटर से निकलता है, यानी फ्रिज और एसी, एसी भी याद रखिएगा, फ्रिज और एसी इन दोनों से आपका जो है ओजोन गैस को, मतलब ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस सीएफसी जो है फ्रिज और एसी से निकलती है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अब जो हमारी ओजोन परत जो हमारे पृथ्वी के ऊपर स्थित है समताप मंडल में, ये क्या है, सूर्य से, यहाँ पर सूर्य है मान लीजिए, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको यहाँ पर सोख लेती है। वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। अब जब पृथ्वी तक नहीं आती हैं तो मानव जो है सुरक्षित रहता है किससे? जो स्किन कैंसर होता है। याद रखना, पराबैंगनी किरणें अगर
पृथ्वी पर आने लगेंगी तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मानवों को, स्किन को होगा। स्किन कैंसर की सबसे ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पर ओजोन परत में छेद देखे जा रहे हैं, छिद्र देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो सीएफसी है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका अधिक उपयोग हो रहा है, ज़्यादा सीएफसी निकल रही है, जिससे कि ओजोन परत को नुकसान हो रहा है और पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर आना शुरू हो गई हैं। आप देखते भी हैं, कई बार आपको सुनाई पड़ेगा कि इनको कैंसर हो गया, इनको स्किन कैंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो इसी वजह से हो रहा है कि ज़्यादा एसी का यूज हो रहा है, ज़्यादा फ्रिज का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा निकल रही है और ओजोन परत में ज़्यादा क्षरण हो रहा है और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। ठीक है, तो बताइए भाई, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में, जो लोग वर्ग 3 का फॉर्म भर चुके हैं, जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल सामने आपको दी गई होगी घंटी, उसको जरूर दबा लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकते हैं। शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों के पास में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, एनसीईआरटी के साइंस सोशल साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टडी मटेरियल हमने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, आप लोग जाकर के ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपकी जो है या तो हिंदी की आएगी या फिर आपका सीडीपी की आएगी। ठीक है, तो सीडीपी डेली लेकर के आना, सीडीपी थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट लगता है लोगों को, तो सीडीपी की वीडियो नेक्स्ट वाली आने वाली। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।